तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि A1 A2 A3 ए की कंपोनेंट है और B1 B2 B3 बी की कंपोनेंट है, तो आंसर इसका ये होता है इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब A1 B1 और इसको इससे कर दीजिए तो A2 B2 हो गया, और इसको इससे करिए आपस में तो A3 B3। ये एक तरीका है कि जितने कंपोनेंट हैं उनके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते जाइए, पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से, और तीसरे कंपोनेंट को तीसरे कंपोनेंट से। अगर और भी मान लीजिए डायमेंशंस हैं तो हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसको समेशन फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई ए आई और बी आई, जहाँ पे आई रन करेगा 1 2 3। तो A11 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, इस तरह से हम वेक्टर दो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। अब आगे आते हैं इसको और कैसे समझ सकते हैं हम। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो ए को आप लिख सकते हैं ऐसे करके, A1 आई और A2 जे और A3 के। इसी तरह से बी को आप से लिख सकते हैं B1 आई B2 जे B3 के। ये हो गया। तो आप इसको जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा A डॉट B हो जाएगा आपका। यहाँ पे जितने कंपोनेंट हैं, जैसे यहाँ पे A1 आई है, A2 जे और A3 के, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा B1 आई B2 जे B3 के। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ए को पकड़ेंगे और सब मल्टीप्लाई करेंगे। A1 B1 आई डॉट आई, A2 B2 तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, फिर आई डॉट A1 B2 आई डॉट जे। तो हम एक सिंपल सा आंसर आपको दिखाते हैं। इससे पहला हो जाएगा A1 B1 आई डॉट आई, ये वेक्टर्स के बीच में होगा। और इसी तरह से A1 B2 आई डॉट जे, और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल ये कहता है कि आई डॉट जे डॉट के, इन सबका क्या मतलब होता है। तो हम टेबल ऐसे बनाते हैं, इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया कि मैंने कैप नहीं लगाया है, आप समझ लीजिए यहाँ पे डॉट हो गया। तो आई और आई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आता है 1। आई और जे का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और आई का के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 0। अब इसी को हम डायगोनल बना देते हैं, तो जे का आई के साथ क्या हो जाएगा, 0। जे का जे के साथ क्या हो जाएगा, 1। जब खुद के साथ खुद का होगा तो 1 होगा, बाकी के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। और जे के साथ के का होगा तो 0, ये हो जाएगा 0 0 1। तो इस तरह से हम एक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, जहाँ पे आई आई से, जे से और के से, इसी तरह जे आई जे के से और के आई जे के से मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे। तो इसका हमको इस्तेमाल करना है। तो हम अपने आंसर में जाते हैं ए डॉट बी वाले में, और याद करते हैं कि ए डॉट बी हमारे पास क्या था, हमारे पास आंसर था A1 B1 आई डॉट आई, और फिर A1 B2 आई डॉट जे, और ऐसे बहुत सारे। तो इसमें जो है 3 ही सर्वाइव करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। और इस तरह से जितने भी जो अलग अलग वाले हैं, आई से अगर आई का है तो 1 होगा, बाकी आई से जे का, आई के साथ के का, सबका 0 हो जाएगा। तो जो बचेंगे वो इस तरह के होंगे टर्म। तो आंसर जाता है आपका A1 B1 आई डॉट आई 1 होता है। और इसी तरह से A2 B2 सर्वाइव करेगा, यहाँ पे जे डॉट जे होगा, और एक हो जाए के डॉट के का, तो A3 और B3 का ये भी सर्वाइव कर जाएगा। तो आंसर फिर वही आ गया जो हमने पहले निकाला था। ये हो गया इसका 2 तरीका। तीसरा तरीका होता है ज्योमेट्रिकल तरीका, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो उसका क्या मतलब होता है।
तो ज्योमेट्रिकल तरीका निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं पहले। अब मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर हो गया ए और दूसरा वेक्टर हो गया बी हो गया, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। हमको ए डॉट बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, या इसको हम ए नाम दे दिए हैं, इसको नाम बी दे दिए, तो इस वेक्टर को घसीट के यहाँ तक ले आए या इस वेक्टर को घसीट के यहाँ तक ले, ऐसे ले आए कि इनका जो टेल है दोनों कोइंसाइड कर जाए। तो चलिए हम अगले फिगर में दिखाते हैं कोइंसाइड कर गए। तो कोइंसाइड करने पर कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इनके बीच में एक एंगल बना, उसको बोल दिया थीटा। ओके, क्या बन गया, एंगल थीटा बन गया। तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए का जहाँ पे टिप है, तो टॉप है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बी पे, और इस डिस्टेंस को याद कर लेते हैं ना, ठीक है। इस डिस्टेंस को आप याद कर लीजिए। तो इस डिस्टेंस को जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए के परपेंडिकुलर बी पर, बी लाइन पर जो ए का परपेंडिकुलर बन रहा है, उसकी जो लेंथ है इसके टेल से, उसकी दूरी हमने कहा प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो हम कहेंगे ए का प्रोजेक्शन बी पर। इसी तरह से अगर हम चाहें तो बी का प्रोजेक्शन ए पर निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके जो टिप है, ये टिप है, यहाँ से हमको ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, और ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये प्रोजेक्शन, ये जो लाइन है, ये प्रोजेक्शन ए पर, मतलब जिस लाइन पे है उस पर प्रोजेक्शन बोलते हैं, और जिसका है प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। में परछाई समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हम परछाई डालते हैं, इतनी लंबी परछाई, यहाँ अगर कुछ जला दें हम ऐसे करके, तो ये लाइट जो आ रही है वो लाइट इतनी लंबी होगी, इसकी परछाई हो गई। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई लाइट जला दे तो ए पर जो परछाई पड़ेगी वही इसका प्रोजेक्शन होगा। तो ये प्रोजेक्शन को हम मेजर कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ आपको। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम मिटा देते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, ये बस इतना कर लेते हैं, ये हो गया हमारा अब ये हो गया आपका थीटा हो गया, ए वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर बी हो गया। इतना देखिए, इतना बच रहा है इसका बी का ना, इसको बी नाम दे दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया। तो ये हो गया प्रोजेक्शन हो गया। अब देखते हैं प्रोजेक्शन कितना होता है। ये लाइन कितनी है, ये लाइन है पूरी ए, इसकी लंबाई कितनी है, ए का मॉड। और ये कितनी है, ये इसकी देख लेते हैं। ये देखो, इसके बीच में ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो कौन सा कनेक्शन होता है, कॉस का होता है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका ये प्रोजेक्शन, जिसको हम अगर इसको ओपी कह दें, तो ओपी बाई ये जो लाइन है ओ ए का, ठीक है। तो ओपी कितना हो गया, ओपी को आप रहने दीजिए, तो ओपी बराबर आप लिख सकते हैं ओ ए कॉस थीटा। ओ ए क्या है, ए का मॉड है, तो ए मॉड कॉस थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन जो ओपी होता है वो क्या होगा, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा, जिस वेक्टर पे वो अपना प्रोजेक्शन बना रहा है। तो वेक्टर बी के साथ प्रोजेक्शन बना रहा है, उसके साथ एंगल कितना है, थीटा है। तो हमने कहा कि वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन होगा, वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड या उसके मान या उसकी लंबाई गुणे जो एंगल बना रहा है उसके कोसाइन के बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे दो चीज़ है प्रोजेक्शन की। ए का प्रोजेक्शन चाहिए तो पहले जो भी हमको वेक्टर है उसका, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, जिस पे, मान लीजिए हमको यहाँ पे चाहिए ए का प्रोजेक्शन, तो ए का पहले आप क्या कर लो, मैग्नीट्यूड ले लो, और जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए उससे एंगल देख लो कितना बना रहा है। यहाँ पे बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो बी से कितना एंगल बना, थीटा बना रहा है, उसका कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका प्रोजेक्शन। अगर मान लीजिए हम बी का निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाता है, इसको अगर हम ओ क्यू कर दें तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, पहले बी लिख दीजिए, बी का मैग्नीट्यूड और जो एंगल बना रहा है, तो एंगल तो भाई दोनों के बीच में एक ही है, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा। तो ओ क्यू बराबर क्या हो गया, ओ क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। ये आपको क्लियर हो गया। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू किसी एक का, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे करके, ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि
ए कॉस थीटा बी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और ये हो गया बी। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर जो भी है वो प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड विद जिस पे प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड। इसको दूसरे तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए और बी कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि बी का प्रोजेक्शन ए पर मल्टीप्लाइड विद ए का मैग्नीट्यूड। तो जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, और जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा। तो दो तरीके हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ए डॉट बी को ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑन ए, एक ही तरीका है। या इसको लिख सकते हैं बी मैग ऑफ ए ऑन बी। ये दोनों तरीके हैं पर बात एक ही है। तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको हम बताते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आता है, वेक्टर आता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ये दो वेक्टर हैं। ओके, तो ए और बी जो दो वेक्टर हैं इनको हमको लिखना है। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो आपका एक नया वेक्टर बन जाता है। उसको चलिए हमने नाम दे दिया सी वेक्टर नाम दे दिया। ए क्रॉस बी को जो डिफाइन करने का तरीका है वो पहले तो हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में पहले लिख चुके हैं, आप जानते ही हैं। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे आई जे की कर दिया, तो एक हो गया A1 A2 और A3 हो गया, ये हो गया B1 B3 हो गया। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के हो गया।